चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं सक्सेस की 98 की एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। जी हाँ, जैसा कि जीतू सर के यहाँ हुई है एक नन्ही सी परी, बेटी भार नहीं है आधार, जीवन है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका हथियार, बढ़ाओ कदम और उसे करो स्वीकार। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा है जीतू सर ने कि इनका अधिकार है और इसको आपको स्वीकार करना होगा। इस जो बेटी है, ये जो कन्याएं हैं, इनको आपको स्वीकार करना होगा ताकि ये कदम से कदम मिलाकर हर किसी के साथ आगे बढ़ सके। जी हाँ, तो इसी खुशखबरी के साथ शुरू करते हैं आज का क्यूज, जो कि आपके एग्जाम आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सक्सेस की 98 में आप सभी का बहुत स्वागत है। और जिन स्टूडेंट्स ने या जिन कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और इस साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और पल पल की खबर आपको सबसे पहले सक्सेस की 98 दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज है दूसरा दिन सक्सेस की 98 के जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान से, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां पे अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो कर ले जाकर, क्योंकि यहाँ पे हर वीडियो का नोटिफिकेशन अगर नहीं भी जाएगा तो यहाँ शेयर कर दिया जाता है, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। और पीडीएफ की बात करें तो वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको सक्सेस की 98.in पे, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे अब हर वो वीडियो का जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो और साथ ही साथ टेस्ट पोर्टल के बारे में आपको जीतू सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, और सभी स्टूडेंट से विनम्र निवेदन है कि आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक जो इन्हें पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए है वो वीडियो, ठीक है। पहला सवाल है कि एक्टिंग ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी अ फोर्स कैन। देखिए, ये फिजिक्स साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान से क्वेश्चन उठकर आ रहा है कि एक कठोर शरीर अभिनय, जो एक्टिंग यानी कि अभिनय यहां लिख दिया है हिंदी में, पर एक कठोर शरीर यानी कि ठोस बॉडी पे किसी बल को एक्ट किया जाए यानी कि लगाया जाए तो क्या होता है? प्रोड्यूस डायमेंशनल चेंज, क्या वो उसके डायमेंशनल में यानी कि उसकी परिवर्तन होता है कुछ? प्रोड्यूस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या उसकी गति की दिशा में कुछ परिवर्तन हो सकता है? या फिर स्टार्ट मोशन, उसकी गति शुरू होती है? या फिर स्टॉप मोशन, इससे कुछ नहीं होता है, उस पर कितना भी एक्ट लगा लो, उसमें कितना भी जोर लगा लो, उस पर कितना भी बल लगा लो, कुछ नहीं हो सकता है। तो आंसर कीजिए फटाफट अगर आपको आंसर पता है तो, ठीक है। ये भौतिकी विज्ञान से है, फिजिक्स साइंस से भी, और सॉरी केमिस्ट्री साइंस से भी, यानी कि जो कि रसायन विज्ञान है, और जो लाइफ साइंस है, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं बायोलॉजी, उससे भी पूरे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ पूरे क्यूज में बने रहिएगा आप सभी। इसका आंसर मैं बता दूं, ये है ए, द प्रोड्यूस डायमेंशनल चेंज। जी हाँ, इसके परिवर्तन होता है इसके डायमेंशन में। जब किसी भी एक नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं आप, तो क्या होता है? अ प्रोड्यूस अ डायमेंशनल चेंज। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। ये तीनों जो फोर्स होते हैं, कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किस कैटेगरी में आते हैं, किसके अंतर्गत, किस श्रेणी में इसको रखा गया है? क्या ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसे गैर संपर्क बल कहते हैं? क्या ये नॉन फ्रिक्शनल फोर्सेस है, या फिर ये फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, या फिर ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं? यानी कि अगर इस पे कोई कॉन्टैक्ट यानी कि टच किया जाए तभी ये फोर्स लग सकता है, तीनों, ठीक है। तो आंसर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। और जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको मिले कब? जब आपका एग्जाम हो, क्योंकि रिपीटेशन करता है एसएससी और रेलवे भी, ठीक है। चलिए, तो रेलवे की बात करेंगे नहीं अभी, क्योंकि रेलवे की क्लास अलग चल रही है शाम को, ठीक है। और ये हो रहा है आपका आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए, जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनके लिए क्लासरूम है, तो ये जरूर अटेंड करें और इसको शेयर करते रहें। इसका आंसर है ए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जी हाँ, ये गैर संपर्क बल है, तीनों के तीनों, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशनल, तीनों के तीनों, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक गति के संरक्षण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। चलिए, ये पूछ रहा है कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के बारे में, रैखिक गति जो होता है वो किस पे काम करता है, कौन सा ऐसा है, जैसे कि रॉकेट है क्या, हेलीकॉप्टर है क्या, जेट है क्या, या एरोप्लेन है क्या। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो रैखिक गति के संरक्षण के आधार यानी कि उसके थ्योरम पे काम करता है। चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा फटाफट। देखिए रैखिक गति क्या होता है, एक रेखा में जाना, तो आंसर क्या हो सकता है, रॉकेट, क्योंकि रॉकेट जो होता है सीधी रेखा में अपनी उड़ान भरता है, जबकि हेलीकॉप्टर, जेट और एयरप्लेन एक रनवे पे जाकर फिर अपनी हाइट को एक टॉर्क के साथ उठाते हैं, जो कि ये ऊपर जाके फिर एक रैखिक गति में उड़ते हैं या फिर उड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए रॉकेट इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक, चलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक, सबसे ज्यादा इसमें इलास्टिक कौन हो सकता है। क्या ये रबर हो सकता है, वेट के लिए यानी कि गीली मिट्टी हो सकती है, स्टील हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कौन सा इन चारों में से ऐसा है जो सबसे ज्यादा इलास्टिक यानी कि लोचेदार कहते हैं ना, लोचदार, ठीक है, वैसा होता है। तो आंसर आई थिंक मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए यहाँ पे। जी हाँ, वो होता है सबसे ज्यादा लोचीदार होता है तो स्टील होता है। रबड़ को बिल्कुल वहां पे नोट डाउन करके मत आइएगा आंसर, ठीक है, रबड़ गलत हो जाएगा, क्योंकि रबड़ एक समय पे जब ठोस हो जाता है तो वो लचीला नहीं रह पाता है, पर स्टील को या तो गर्म करो या ठंडा करो, उसको जब भी आप मोड़ना चाहोगे इजीली मुड़ जाता है, वो इलास्टिक होता है सबसे ज्यादा इन कंपैरिजन इन तीनों के। ठीक है, वे गीली मिट्टी भी अगर कड़ी हो जाए तो वो मुड़ नहीं पाएगी, रबड़ को भी अगर टाइट कर दिया जाए एकदम बिल्कुल टाइट तो वो इलास्टिक नहीं रह जाता है, प्लास्टिक भी इलास्टिक नहीं रह जाता है जब हार्ड प्लास्टिक आता है तो। बट स्टील को कितना भी हार्ड कर दो आप इजीली उसको हाथ से मोड़ सकते हो या फिर गर्म कर दो तो वो तो पिघल ही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, द मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी ऑफ लिक्विड इज, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तरल की कठोरता का मॉड्यूलस क्या होता है। 0 होता है यानी कि शून्य होता है, 1 होता है, इनफाइनाइट होता है यानी कि अनंत होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आंसर मैं चाहूंगा, ये सब भौतिकी विज्ञान के क्वेश्चन आए हुए हैं और ये मैं बता दूं ये आरपीएफ में भी पूछा गया है सवाल। ठीक है, तो ये 2016 में आई थिंक पूछा गया था ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा पर ये क्वेश्चन वहीं से मैं उठाया था। ठीक है, तरल की कठोरता का मॉड्यूलस क्या है, तो आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाके इसके आंसर को। ठीक है, जो भी बच्चे जो भी कैंडिडेट इस पूरे सिनेरियो में जुड़े हुए हैं वो प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चन मिल सके जो तैयारी कर रहे हैं आप सभी। और आप लोग अगर एक जगह कहीं बैठकर क्यूज करते हो या फिर बैठकर ग्रुप स्टडी करते हो तो वहां इन सारे क्वेश्चंस को भी अप्लाई करें, देखें, पोस्ट क्वेश्चन को देखकर आप क्यूज कर सकते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 20 से 30 क्वेश्चन मान के चलिए पर डे। ठीक है, किसी दिन ज्यादा होगा किसी दिन हो सकता है कि कम होगा पर 20 से कम नहीं होगा। ओके, चलिए ये रहा इसका आंसर, वो होता है शून्य। जी हाँ, कठोरता यानी कि मॉडल ऑफ रिजिडिटी होता है इन लिक्विड 0। ठीक है, नेक्स्ट, पूरी तरह से कठोर शरीर के लिए युवा मॉडुलस यानी कि यंग्स मॉडुलस जो होता है यानी कि एकदम जो कहते हैं ना कि तरोताजा। ठीक है, यहाँ पे युवा कर दिया है इनने हिंदी में, पर कह सकते हैं तरोताजा मॉडुलस ऑफ फॉर द परफेक्टली रिजिडिटी बॉडी, रिजिड बॉडी, सॉरी रिजिडिटी नहीं, रिजिड बॉडी इज 0, 1, इनफाइनाइट या नन। तो ये आंसर होगा इट्स सी इनफाइनाइट। जी हाँ, अनंत, यानी कि इसमें बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस, ठीक है, किसी भी रिजिड बॉडी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2009 के पेपर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स ऑन। एक अस्थायी शरीर हमेशा अपने स्वयं को बराबर तरल विस्थापित करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं द्रव्यमान, मात्रा, वेट यानी कि वजन, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आंसर कीजिए, अ फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, एक अस्थायी शरीर हमेशा अपने आप को तरल के विस्थापित करता है, तरल के समान विस्थापित करता है। तो आंसर क्या है,
आंसर है इसका सी, वो होता है वेट। जी हाँ, वजन। वजन जो होता है अपने फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स ऑन, खुद के ही मतलब कह सकते हैं कि कोई भी किसी का भी वजन अगर उसका फ्लोटिंग मतलब कहते हैं अस्थायी, कहते हैं अस्थायी शरीर में अगर उत्पन्न होता है तो वो खुद को तरल यानी कि विस्थापित कर सकता है, ठीक है, तरल में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ स्पेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप इन अ बकेट फुल ऑफ मरकरी विल, आंसर कीजिए जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अ स्पेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप इन अ बकेट फुल ऑफ मरकरी, जब एक गोलाकार इस्पात यानी कि लोहे को यानी स्टील को, सॉरी लोहा नहीं स्टील को के बने गेंद पर जब एक पारा है ना मरकरी पारा से भारी बाल्टी में गिराया जाए तो क्या हो सकता है? क्या ये सिंक टू द बॉटम होगा या फिर फ्लोट टू द ऑन द सरफेस यानी कि सतह पर तैरेगा, विल डिसॉल्व भंग हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर है इट्स बी, फ्लोट ऑन द सरफेस। जी हाँ, ये सरफेस पे तैरने लगेगा। किसके सरफेस पे? तो उस जब भी आप किसी गोलाकार इस्पात यानी स्टील होगा उसको मरकरी में, तो मरकरी का जो लेवल होगा उस सबसे हाई लेवल होगा जो उस लेवल पे ये गोलाकार जाकर तैरने लगेगा सतह पर, किसके? मरकरी के सतह पे। चलिए, द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल ड्यू टू, बारिश की बूंदों का आकार गोलाकार होता है क्यों? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल में 2010 के पेपर में, ठीक है। तो इसका आंसर देना बनता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बारिश की बूंदे का आकार गोलाकार होता है क्यों, ठीक है। नीचे कमेंट कीजिए, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी या ग्रेविटेशन। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो आंसर मैं बता दूं कि ये होता है भूतल तनाव के चलते, यानी कि सरफेस टेंशन के चलते जो भी बारिश की बूंदें गिरती हैं वो अपना आकार जो है वो गोलाकार बनाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब बर्नौलिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, किस पे डिपेंड करता है, किस आधार पे काम करता है बर्नौलिस थ्योरम? तो ये काम करता है एनर्जी पे। जी हाँ, बर्नौलिस जी ने जो भी साइंटिस्ट है बर्नौलिस थ्योरम जो जिन दिया है वो किसके लिए दिया है? तो एनर्जी के लिए दिया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल में, ठीक है, 2016 में, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम कैंसिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच आइसोटोप्स आर यूज टू डिटेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये अब क्वेश्चन आ चुका है आपका जीव विज्ञान से कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता पर पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आप फटाफट आंसर कीजिए, ये क्या है? थायराइड, आपको पता है थायराइड ग्रंथि जो होता है जनरली वुमेन्स में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड के प्रॉब्लम जो होती है जनरली वुमेन्स में ज्यादा होता है, तो ये प्रॉब्लम होता है उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी के चलते। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, आयोडीन 131 के चलते, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी महिला में, ठीक है, पुरुष में भी हो सकती है बट जनरली सबसे ज्यादा होती है थायराइड की प्रॉब्लम तो वुमेन्स में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द मोस्ट एब्ंडेंट एलिमेंट इज, सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है। चलिए बताइए आंसर फटाफट नीचे कमेंट कीजिए। लाइफ साइंस शुरू हो चुका है, भौतिक विज्ञान से निकलकर हम लोग लाइफ साइंस में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आंसर फटाफट आप लोग भी करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो दुख तो होता ही है, पर साथ साथ अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो उससे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देखते हो बाद में कभी ना कभी, है ना। तो कमेंट किया कीजिए जब भी आप वीडियो देखिए, है ना, और वीडियो को मैं कहूंगा बार बार आप लोगों को अपने दोस्तों तक इसको शेयर करते रहिएगा ताकि उनको हर वीडियो की नॉलेज उनको जा सके, हर क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो होते हैं बच्चे नाइट्रोजन, ठीक है, ऑन द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की बात हो रही है। बार इज अ यूनिट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में आपके लिए 2010 के पेपर में। जी हाँ, बार इज द यूनिट ऑफ
प्रेशर, फोर्स, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसका यूनिट होता है बार? तो आंसर है प्रेशर। जी हाँ, ये दबाव जो होता है, प्रेशर जो होता है, इसका यूनिट है बार, इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। याद रखिएगा। ये भी सवाल आया हुआ है आपके क्वेश्चन आरपीएफ के पेपर में था ये, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। आरपीएफ के पेपर में 2010 का पेपर में हुआ है एक सवाल कि निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न जो नहीं ले देता है ना, ये नहीं, ठीक है, ये आंसर गलत करवाता है आप सभी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी नहीं लगा रहे, कहीं किसी क्वेश्चन में नॉट लगा रहे, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं बार बार आपको ये नोटिस करता हूं पहले वीडियो से भी, ठीक है। तो आंसर है इसका बी, इट्स मरकरी। जी हाँ, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो वो मरकरी। मरकरी एक प्योर मरकरी, मतलब एक खुद में धातु है जो मरकरी, उसके कोई मिक्सचर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, पर हवा में मिक्सचर होता है, मिल्क में भी होता है और सीमेंट में भी होता है, ठीक है। अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट मिल्क इज अ पुअर सोर्स। ये देखिए यहाँ पे फिर से मिस्टेक है, गरीब स्रोत नहीं है, सबसे खराब स्रोत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे खराब वर्ड होगा, ठीक है। चलिए, तो दिए गए पोषक तत्वों में से दूध का एक सबसे खराब स्रोत क्या है? कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन सी? तो आंसर है इट्स विटामिन सी। जी हाँ, इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। विटामिन, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए एक तरह से कह सकते हैं ये खराब स्रोत है, यानी कि ये नहीं है आंसर में। अगला सवाल देखते हैं। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, क्या है ये? एलोट्रोप्स, आइसोमर्स, आइसोटोप्स या आइसोबार? ठीक है, यहाँ पे हिंदी छूट गया है, आइसोबार, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में 2010 के पेपर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आते हैं आप सभी के लिए, सारे के सारे आंसर करते रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और नोट कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एक नोट बना लीजिए और उस कॉपी में, नोट कॉपी में सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए एटलीस्ट, ताकि क्वेश्चन जो हो बाद में आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। वैसे इसका पीडीएफ में आप सभी को दे देता हूं successkey98.in पर जाके आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर मैं बता दूं बच्चों कि ये है एलोट्रोप्स, आवंटन जिसे कहते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है एक दूसरे के लिए एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? कौन सा इसमें एक तत्व है? एल्यूमिनियम, ब्रास, ग्रेफाइट या सिलिकॉन? चलिए, एल्यूमिनियम मैंने बोल दिया था। एल्यूमिना, ब्रास, ग्रेफाइट्स या सिलिकॉन, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है? ठीक है, ये हम आ चुके हैं अब रसायन विज्ञान में, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आईबी के पेपर में। आईबी के पेपर होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर होता है, उस पेपर में 2010 के पेपर में पूछा गया ये सवाल, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। तो आंसर है इट्स डी, ये सिलिकॉन जो होता है ये कोई एलिमेंट नहीं होता है। बाकी ये तीनों एलिमेंट के कैटेगरी में आते हैं, एल्यूमिना, ब्रास और ग्रेफाइट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और सॉरी, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये सिलिकॉन जो है ये एलिमेंट है और एल्यूमिना, ब्रास और ग्रेफाइट जो है ये एलिमेंट्स में नहीं आते हैं, ठीक है, किसी भी तत्व में नहीं आते हैं। ओके, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट हैव मेल्टिंग पॉइंट? निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पिघलने वाला बिंदु नहीं है? देखिए फिर से क्वेश्चन में आ गया नहीं है, ठीक है, नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट। तो आंसर है इसका डी, वो होता है ग्लास। जी हाँ, जो ग्लास होता है ये पिघलने वाले बिंदु पे नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट हैव मेल्टिंग पॉइंट? इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जो कि होता है ग्लास का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? सबसे खराब हीट के लिए, ठीक है, सबसे खराब हीट के लिए
कौन सा ऐसा कंडक्टर है यहाँ पे, सोडियम, लीड, जिंक या मरकरी? तो आंसर है इट्स लीड। जी हाँ, ये होता है शीशा। ठीक है, लीड जो होता है ये होता है शीशा। ये अगर देखा जाए तो एक किसके लिए, हीट के लिए सबसे ही जब ज्यादा पुअरेस्ट एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि शीशा गर्म होगा बहुत ही जल्दी ये पिघल जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर है इट्स बी, शीशा, लेड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम्स इज इंडिविजुअल? चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है परमाणु के अविभाज्य को? तो ये आपको बताना है साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए, अभी अगर आप लोगों ने एएलपी का एग्जाम दिया होगा या फिर अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन ऐसे जिसमें साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। तो ऐसे भी वीडियो आपको दिए जा चुके हैं लाइफ साइंस में। आप जाइएगा सक्सेस की 98 के प्लेलिस्ट में, वहां पे लाइफ साइंस का एटलीस्ट 49 या 50 वीडियो है। उनमें से हर वैज्ञानिक ने क्या क्या खोज किया है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, जरूर खोज लीजिएगा उसे वहां से, इस प्लेलिस्ट में जाके, लाइफ साइंस के प्लेलिस्ट में जाके, और उसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, डाल्टन। ठीक है, चलिए ये रहा अगला सवाल कि साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी। जो साइकोलॉजी होता है वो कौन से ब्रांच में स्टडी होता है, इसका अध्ययन जो होता है कौन से ब्रांच में किया जाता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, चलिए आंसर कीजिए फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। 10 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब ये 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट के टॉप 5 क्वेश्चन है। इन सब का आंसर मैं चाहूंगा कि आप सभी दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल में, ठीक है, सीजीएल में 2008 के पेपर में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, आंसर है इसका ए, एल्गी यानी कि शैवाल। ठीक है, चलिए स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी, एग्रेस्ट्रोलॉजी, फेनोलॉजी या फिलोलॉजी, पोलिनोलॉजी। ओके, चलिए ऑप्शन है आपके एंथोलॉजी, एग्रेस्ट्रोलॉजी, फेनोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी। तो ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए किसी किसी का हिंदी जो उच्चारण है वो नहीं लिखा गया है, क्योंकि लगातार उसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश भाषा में ही सेम जैसे कि हिंदी में लिखा जाता है ज्यादातर जितने भी बायोलॉजिकल टर्म नेम होते हैं। ठीक है, इसलिए छूट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हिंदी के वाले कैंडिडेट भी इसे पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए तो आंसर है इसका ए, एंथोलॉजी इज द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं सभी से एक चीज बहुत रिपीटेड करता रहता हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर में, जहां भी लगे आपको कि वो कैंडिडेट हैं वहां पढ़ने के लिए इच्छुक, तो आप जरूर शेयर कर दिया करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एग्रेस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किसके लिए होता है? द सीड ऑफ ऑयल, क्रॉप, ग्रास या फ्रूट? तो आंसर है इट्स सी, ग्रास। जी हाँ, घास का जो अध्ययन होता है वो एग्रेस्ट्रोलॉजी में होता है। ओके, इसको कहते हैं एग्रेस्ट्रोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, स्पर्मोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो किसके लिए होता है? बीज, पत्ता, फल या पराग अनाज यानी कि सीड, लीफ, फ्रूट या पॉलिन ग्रेन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीएचएसएल में और आरपीएफ में, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2018 में एलपी का, उसमें पूछा गया है, और ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है सवाल 2008 में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, आंसर आपको बताना है इसका। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। सीड यानी कि बीजाणु में। ठीक है, इस बीजाणु के बारे में अध्ययन जो होता है वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड, फल का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है ये बताना है। तो आंसर है इट्स डी, पोमोलॉजी। जी हाँ, इट्स पोमोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार पूछा गया है ये भी सवाल। और मैंने बोला क्या आपको 2 चीज जरूर याद रखना है,
जनरल साइंस की क्लास के लिए, ठीक है। जनरल साइंस की क्लास के लिए आपको दो चीज बहुत याद कर लेना होगा। एक क्या, एक तो साइंटिस्ट के नाम जो कि जिन्होंने खोज किया है, और दूसरा जो एडवेंचर यानी कि जो इन्होंने खोज किया है या फिर जिन्होंने अध्ययन किया है स्टडी के बारे में, ठीक है। स्टडी किसके बारे में, फल के बारे में, पृथ्वी के बारे में, कह सकते हैं स्पर्मोलॉजी के बारे में, पेडोलॉजी के बारे में, इन सब के बारे में एक वीडियो बना के डाला गया है लाइफ साइंस का। आप लोग इसको सर्च कीजिएगा, वहां जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं इन सब चीजों का नोट बना लें, और इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे एक दो, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाए डी, पोमोलॉजी। अब आज के लिए इतना ही था। आपका एक टास्क है बस कि सक्सेस की 98 पे जाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। जिन कैंडिडेट ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन करें, और यहां पे आपको शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ भी, पीडीएफ की लिंक भी, ठीक है, और वीडियो के लिंक भी। तो अगर आप वीडियो कहीं से छूट भी जाए तो आप इसे जरूर देख लें यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके, ठीक है। और जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना हो वो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस की 98.in पे, ओके। और जिनको अपनी क्षमता बतानी हो, सोचना हो, देखना हो कि वो कितने सक्षम है किसी एग्जाम के लिए, तो वो हमारे टेस्ट पोर्टल पे जाएं www.successki98.org पे। वहां जाकर आप एक टेस्ट दे दें, ठीक है, टेस्ट दें और खुद को जज कर लें कि कितना आप पानी में हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।